हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आपका स्वागत करता हूं। आज के ही सेशन में हम डेटा स्ट्रक्चर के रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले सेशन में हमने एरे डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया है। अब अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, तो आइए इसे शुरू करें। ठीक है, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। ये होता है ये भी आपका किस श्रेणी में आता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की श्रेणी में आता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, डेटा एक्चुअल में जो लिंक्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, एक नोड बनता है। ठीक है, एक नोड के दो भाग होते हैं। एक भाग में तो डेटा रखा जाता है, ठीक है, इस भाग में आपका डेटा रखा जाएगा और इस भाग में आपका एड्रेस होगा। और जब ये एड्रेस पॉइंटर होगा, इसमें डेटा होगा और इसमें एड्रेस पॉइंटर होगा। ठीक है, तो ये जो एड्रेस पॉइंटर होता है, ये पॉइंट करता है अगले नोड के एड्रेस को। ये जो एड्रेस होगा उसको पॉइंट करेगा, तो ये इसको पॉइंट करता है। और इसी तरीके से इस नोड का जो एक भाग है उसमें डेटा रखा जाता है और दूसरे भाग में एक दूसरा एड्रेस रखा जाता है। ठीक है, और ये जो दूसरा एड्रेस होता है किसी नोड को पॉइंट करता है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से एक भाग में डेटा रखा जाता है और एक भाग में एड्रेस रखा जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं लिंक लिस्ट। समझ में आ रही है बात? तो ये लिंक होती है और ये इसको जो लिस्ट है या इसको अपन नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। नोड में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में डेटा होता है, एक पार्ट में एड्रेस होता है, एड्रेस पॉइंटर होता है। एड्रेस पॉइंटर उसका होता है जिसको ये अब आगे पॉइंट करने वाला होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर अपन देखें, could alternately used to store items in linked list space to store items is created as is needed and destroyed when space no longer required to store items. Hence, linked list is a dynamic data structure, space require only when needed. ठीक है, तो मेन जो इसका काम है, जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है डेटा की, उतनी डेटा के आधार पर आपको मेमोरी अलोकेट करी जाती है। ठीक है, स्टैक और जो क्यू में क्या होता है, आप पहले से ही डेटा के लिए स्पेस क्रिएट करके रख देते हो। जैसे मान लो आपने 100 लोगों के लिए कुर्सियां लगा दी, आए 10 लोग हैं, 90 कुर्सियां खराब हो गई ना, उन तो कोई बैठ ही नहीं रहा। लेकिन जो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है ये डायनेमिक होता है। 10 लोग आए तो 10 लोगों के लिए ही कुर्सियां मंगवाई जाएंगी, मतलब जैसे ही वो आए उनके लिए कुर्सियां हाजिर है। समझ में आ रही बात? तो ये डायनेमिक होता है नेचर में। बाकी जो अपने डेटा स्ट्रक्चर देखे, स्टैक और क्यू, वो और एरे जो आपने देखा, वो किस तरीके के हैं, वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, उनके लिए स्पेस पहले से क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर से नाम से ही पता चलता है कि एक रेखा में नहीं होगा, एक लाइन में नहीं होगा। ठीक है, तो ट्री जो होता है वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है डेटा कंटेनिंग अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। हायरार्की मतलब, जैसे हायरार्की का मतलब होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे डायरेक्टर है तो फिर जॉइंट डायरेक्टर होता है। ठीक है, और फिर उसके नीचे जैसे मैनेजर होते हैं, फिर एम्प्लॉइज होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक जो लेवल होता है यह हायरार्की कहलाता है। इसी तरीके से ट्री में क्या होता है कि एक मेन नोड होता है जिसको अपन बोलते हैं पेरेंट नोड। क्या बोलते हैं? पेरेंट नोड। तो इस नोड के चिल्ड्रंस होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड, इसको अपन बोलेंगे लेफ्ट चाइल्ड, इसको बोलेंगे राइट चाइल्ड। ठीक है, एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक राइट चाइल्ड होता है। इसी तरीके से अगर और नीचे बनाओ तो इसका भी लेफ्ट चाइल्ड बनेगा और राइट चाइल्ड, इसका भी लेफ्ट और राइट। तो और हो सकता है एक ट्री में 2 या 2 से ज़्यादा भी नोड होंगे। अगर सिर्फ 2 या 2 से कम नोड होंगे किसी ट्री में, किसी भी पेरेंट चाइल्ड के 2 या 2 से कम चाइल्ड होंगे तो उसको अपन बोलेंगे बाइनरी ट्री। क्या बोलेंगे? बाइनरी ट्री। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा चाइल्ड हो गए तो उसको अपन बाइनरी नहीं बोल के ट्री बोलेंगे। ठीक है,
A binary tree is a tree such that every node has at most 2 child and each node is labeled as either left or right child. तो बाइनरी ट्री की यह परिभाषा है कि जब आप ट्री क्रिएट करते हो तो हर नोड का 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ रही है बात सभी को? तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। एक है आपका जनरल ट्री, डायग्राम से साफ साफ समझ में आ रहा है। जो पेरेंट नोड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। ये जो पेरेंट नोड होता है इसको अपन बोलते हैं रूट नोड। और जनरल ट्री में, जैसे मैं जनरल ट्री की बात कर रहा हूँ, तो नोड होता है और ये इनके दो नोड के बीच में क्या होती है, एज होती है, ठीक है। क्या होती है, एज या लाइन जो बोलते हैं। तो ये आपका एक नोड हुआ, ठीक है। ये इसका चाइल्ड भी बोल सकते हैं। जब ऊपर से लेकर नीचे की अपन दो लोगों के बीच में जो संबंध है वो बताने का काम करता है एज, ठीक है। इस नोड से निकलकर इस नोड के बीच में एज जा रही है तो इसका मतलब ये इसका चाइल्ड है। हाँ, तो ये जो एज है इसका काम है दर्शाना कि ऊपर से नीचे की तरफ एज जा रही है, तो इसका मतलब है कि रूट से ये जो नोड है ये निकला है, ठीक है। जो सबसे आखिरी वाली जो नोड्स बनता है, जैसे इसको अपन बोलते हैं लेवल, इसको बोलते हैं लेवल 0। क्या बोलते हैं, लेवल 0। इसको अपन बोलते हैं लेवल 1। और ये जो है यहाँ पे इसको अपन लेवल 2 बोल रहे हैं। लेवल 2 के बाद में आपके पास नीचे नोड नहीं है। तो जो आखिरी लेवल के जितने भी नोड्स होते हैं, अब लेवल 2 में ये नोड भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे नोड क्या कहलाते हैं, ये सारे नोड लीफ नोड कहलाते हैं। इसका मतलब, इसको लीफ को क्या बोलते हैं, हिंदी में पत्ते बोलते हैं, ठीक है। तो जो रूट है, देखो ये उल्टा पेड़ बोल सकते हो आप। पेड़ बेसिकली कैसा होता है, जब आप पेड़ बनाते हो तो पेड़ की क्या है, जड़ें होती है, फिर पेड़ की शाखाएं होती है, फिर पेड़ में फूल पत्तियां होती है। तो आखिरी जो चीज होती है पेड़ में वो क्या होती है, पेड़ में आखिरी चीज होती है पत्ते। तो ठीक इसी तरीके से ये जो ट्री है ये उल्टा ट्री है। मतलब रूट से क्या निकलते हैं, आपकी शाखाएं निकलती हैं। तो इनको बीच में जो इंटरमीडिएट शाखाएं हैं इनको अपन बोल रहे हैं नोड्स, ठीक है। और जो आखिरी शाखा के जो नोड लगते हैं उसको अपन बोलते हैं लीफ नोड, ठीक है। इसी तरीके से बाइनरी ट्री की जब अपन बात करें, देखो यहाँ पे क्या है, एक नोड से 3 नोड भी निकल रहे हैं, लेकिन बाइनरी ट्री में क्या है, सीमा होती है कि एक नोड से मैक्सिमम 2 नोड निकल सकते हैं। या तो बाइनरी ट्री में जो एक नोड से या तो एक भी नोड नहीं निकलेगा, या एक नोड निकलेगा या 2 नोड निकलेगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं बाइनरी ट्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाइनरी ट्री से 2 नोड, ये जो एज बन रही है ये दर्शा रही है कि इसके 2 चाइल्ड हैं या 2 चाइल्ड नोड्स हैं। लेफ्ट साइड में है तो इसको अपन बोल रहे हैं लेफ्ट चाइल्ड, और राइट साइड में है तो इसको अपन बोल रहे हैं राइट चाइल्ड, ठीक है। फिर से इस नोड के 2 नोड निकल रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो इसको भी अपन बोलेंगे लेफ्ट। लेकिन ये किसका लेफ्ट है, इसका लेफ्ट है, ठीक है। और ये राइट, ये किसका राइट चाइल्ड है, इसका राइट चाइल्ड है। और इनके आगे कोई भी नोड नहीं निकल रहे हैं। तो ये जो लेवल पे जितने भी नोड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की, ठीक है। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, आइटम्स हैं, ठीक है। आइटम्स जो हैं, अपन उन आइटम्स को क्या बोल रहे हैं, अपन उन आइटम्स को वर्टेक्स या नोड्स बोल रहे हैं। ये क्या है, वर्टेक्स या नोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आइटम्स हैं तो मतलब सेट ऑफ आइटम्स हो गया, ठीक है। अब ये आइटम्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, एज के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ये एज हो गई इनके बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राफ बेसिकली क्या होते हैं, स्पेशल काइंड्स ऑफ ट्री होता है। मतलब अब आप देखो ना, ये ग्राफ जो बन रहा है ये एक ट्री के शेप में ही हो सकता है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, जैसे यहाँ पे 4 नोड है, अगर मैं इसको रूट नोड बना दूँ तो ये इस तरीके का ट्री हो गया देखने में, ठीक है। बेसिकली ये ट्री है। और ग्राफ क्या होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पेशल काइंड्स ऑफ ट्री होते हैं। लेकिन जो ग्राफ है यहाँ पे क्या है, एक वर्टेक्स से एक, जैसे यहाँ पे तो क्या होता है कि जो ट्री में क्या होते हैं, जो नोड्स बनते हैं वो एक हायरार्की में होते हैं कि एक नोड जो है सिर्फ एक दूसरे नोड से ही कनेक्टेड होगा, ट्री में ये होता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ये जो नोड है ना, ये एक या एक से ज़्यादा नोड के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। ये है यहाँ पे डिफरेंस। तो इस पे बेसिकली अपन बोले हैं तो ग्राफ कुछ भी नहीं है, स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, जहाँ पे इसको नाम अगर मैं दूं, ये वर्टेक्स V1, V2, V3 एंड V4 4 आइटम्स हैं जिनको अपन वर्टेक्स बोल रहे हैं। और इन आइटम्स के बीच में क्या है, एजेस हैं, इसको अपन E12, E23, E34 और E42 बोल रहे हैं। देखो अब ये जो एजेस के बीच में ना कोई मैंने डायरेक्शन नहीं लगाई है, इसका मतलब इस नोड से और इस नोड के बीच में एक ही एज है, ठीक है। और जब अपन आगे बात करेंगे कि ग्राफ में क्या है, दो नोड के बीच में जब एक एज होती है तो उसकी भी कुछ वैल्यू होती है, उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। कॉस्ट से यह मतलब होता है कि V1 से V2 के बीच में जाने के लिए इसकी कॉस्ट इतनी पड़ेगी, और हो सकता है दो एजेस निकली हुई हों, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो जैसे अपन मान लो यहाँ पे अपन उदाहरण लें, अपने पास 3 शहर हैं, जैसे ये आपका कोटा है, ये आपका बूंदी है, ये आपका बारा है और ये आपका झालावाड़ है, ठीक है। अब मुझे कोटा से बारा जाना है, एक रास्ता है मेरे पास, ठीक है। कोटा से बारा जाने का मेरे पास रास्ता झालावाड़ होके भी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे बूंदी जाना है, बूंदी जाने का डायरेक्ट एक रास्ता है, ठीक है। और बूंदी जाने के लिए एक रास्ता झालावाड़ से, जो रास्ता होगा वो इधर होके जाएगा। मान लो अगर आपने एक रास्ता क्रिएट कर दिया सीधा झालावाड़ से बूंदी का, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो रास्ते बन रहे हैं, ठीक है, मान लो कोटा से बूंदी का एक रास्ता और है। कभी तुमने गूगल मैप में देखा होगा एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं, कई बार जब तुम दो जगह के बीच में मैप ऑन करते हो तो एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं, ठीक है। तो इस रास्ते की कीमत इसकी डिस्टेंस पे डिपेंड कर सकती है। मान लो ये 100 किलोमीटर का रास्ता है और ये है 120 किलोमीटर का, तो जाहिर सी बात है तुम अगर कोटा से बूंदी जाओगे तो 100 किलोमीटर वाले रास्ते को पहली प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है आपकी, टाइम, डिस्टेंस, कुछ भी हो सकती है, या वैल्यू हो सकती है, या किराया हो सकता है, ठीक है। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये जो ग्राफ होता है ये स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्री है। बेसिकली ट्री में अपन ने देख लिया है कि नोड्स होते हैं और एजेस होती हैं, तो यहाँ भी नोड्स हैं, नोड्स बोल लो या वर्टेक्स बोल लो, और उनके बीच में भी एजेस हैं। लेकिन ट्री में क्या होता है, जो नोड होता है ना, जब वो कनेक्ट होता है तो वो सिर्फ एक ही नोड से कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो एक नोड दूसरे एक या एक से ज़्यादा नोड से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राफ्स को अपन जो रिप्रेजेंट करते हैं ना वो इस फॉर्म में करते हैं। G का मतलब ग्राफ इक्वल्स टू, V का मतलब सेट ऑफ वर्टेक्स और E का मतलब एजेस। V मतलब सेट ऑफ वर्टेक्स और E मतलब सेट ऑफ एजेस। तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे ग्राफ के अगर अपन टाइप की बात करें तो ये अनडायरेक्टेड वर्टेक्स, मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता है, बट that is each edge connects two vertex in an undirected graph. Direction is not important if the path is available. It can be traversed in any direction. Undirected का मतलब हो गया ये जो vertex काली कर रखी है, ठीक है, इनके बीच में एक एज होता है और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब इधर जाना और इधर जाना दोनों का कॉस्ट बराबर है, ठीक है। कई बार तुमने देखा हो, जैसे दिल्ली से अगर मुंबई से पुणे जाते हो, जब टोल का किराया ज़्यादा होता है, और फिर पुणे से अगर मुंबई आते हो तो किराया कुछ ज़्यादा देना पड़ता है। फिलहाल आज के टाइम तो ऐसा केस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक नोड से दूसरे नोड के बीच में अगर एक एज है और जिसकी कोई दिशा नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों नोड या वर्टेक्स कह लो आप इनको, बीच में जो एक एज है उसकी कॉस्ट सेम रहती है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, कोई डायरेक्शन नहीं है वर्टेक्स के बीच। ग्राफ में जब अपन दो वर्टेक्स की बात करते हैं ना, तो दोनों वर्टेक्स के बीच में अगर एक एज होती है तो ये बताता है कि दोनों की जो कॉस्ट है, भले आप ए से बी की तरफ जाओ या बी से ए की तरफ जाओ, दोनों की कॉस्ट सेम होती है, और दोनों पॉसिबल होता है, आप ए से बी भी जा सकते हो और बी से ए भी जा सकते हो। इसका मतलब ये होता है। और जैसे मैंने यहाँ डायरेक्शन लगा दी तो इसका मतलब हो गया जैसे ए बी, और इसको अगर मैं नाम दूँ सी और इसको नाम दूँ डी,
तो ए से सी के बीच में डायरेक्ट एक एज है जिसकी कॉस्ट 5 रुपए है। मान लो ए से सी तक पहुंचने के लिए आपको 5 रुपए देने पड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 रुपए है और इसकी कॉस्ट है 4 रुपए। ठीक है, तो ए से सी पहुंचने के लिए मुझे डायरेक्ट ये वाली लाइन पकड़ लेनी चाहिए जिसकी कीमत 5 रुपए है, और एक रास्ता ये भी है वाया बी होके जाता है जिसकी कॉस्ट 2 + 4 6 रुपए पड़ती है। समझ में आ रही है बात? और लेकिन अपन सी से ए के बीच में अपने पास कोई डायरेक्ट एज नहीं है। अब इस तरीके से भी अगर मैंने लगाया तो सी से ए के लिए डायरेक्ट एज नहीं है। सी से ए पहुंचने के लिए आपको डी होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि सी से डी है फिर डी से ए है। तो ये जैसे आपने ये दिशा दिखा दी तो उसको अपन डायरेक्टेड बोल देते हैं, और जहाँ पे डायरेक्शन नहीं है उसको अपन अनडायरेक्टेड बोलते हैं। समझ में आई? डायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्शनल एज कैन कनेक्ट टू नोड और वर्टेक्स इफ देयर इज वन एज फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अदर देन ओनली दिस पाथ कैन बी फॉलोड। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर दो नोड के बीच में एक एज है और उसकी दिशा है, दिशा दे रखी है, तो यहाँ से इस नोड पे जाने के लिए इसी एज को माना जाएगा। ठीक है, यहाँ से नहीं, आप यूं नहीं जा सकते। जैसे ए से बी के बीच में जो डायरेक्शन दे रखी है ना वो इस तरीके से दे रखी है, तो सिर्फ ए से बी पहुंच सकते हैं, इसी एज का यूज करते हुए बी से ए नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इसी तरीके से इन बाकी ग्राफ्स में भी देखो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 आपके नोड या वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है ए से, जैसे इसको नाम दो ए, इसको नाम दो बी, सी, डी, ई और एफ। तो ए से बी के लिए अपने पास एक एज है जिसकी कॉस्ट 5 रुपए है, और फिर बी से ए के लिए भी अपने पास एक एज है, लेकिन ये दूसरी एज है तो इसकी कॉस्ट 4 रुपए है। कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, बी से डी के बीच की ये जो दो एजेस दे रखी है ना, तो इसका मतलब ये अलग अलग एजेस है, कॉस्ट बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब ये सी से ए के बीच में सिर्फ एक ही एज है, तो सी से ए ही डायरेक्ट जाया जा सकता है, ए से सी डायरेक्ट नहीं आया जा सकता। तो अगर ए से सी मुझे आना है तो मुझे ये वाला रास्ता चूज करना पड़ेगा। पहले मैं ए से बी आऊँगा, फिर बी से डी जाऊँगा, फिर डी से मेरे पास फिर और रास्ते हैं, या तो मैं सीधा डायरेक्ट आ जाऊँ, या मैं फिर आगे थोड़ा घूम के आऊँ, या फिर मैं यहाँ से आ जाऊँ, फिर मैं थोड़ा, अब अगर एज होगी तो मैं ई जाऊँगा, क्योंकि एज ही नहीं है एफ से ई, तो मैं सिर्फ यही रास्ता चुनूंगा। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से ये डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। अब डायरेक्टेड ग्राफ में ही वेटेड ग्राफ होते हैं। वेटेड का मतलब जिनकी, हेलो कोई डाउट रहा हूँ, तो वेटेड ग्राफ में क्या है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो कॉस्ट होती है डायरेक्टेड ग्राफ को, अपन डायरेक्टेड ग्राफ में अगर कॉस्ट डाल दें तो उसको वेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो 1 2 3 और 4 ये नोड दे रखे हैं, इसको ये 0th नोड है, ये 2nd नोड है, ये 1st है, ये 3 है, इनके बीच में एज है और इनको डायरेक्शन भी दे रखी है। तो इसका मतलब है 0 से 1 के बीच में एक एज है जिसकी कॉस्ट क्या लिखी है, इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट। मतलब 0 से 1 नोड के बीच में पहुंचने के लिए आपको 3 रुपया चार्ज देना पड़ सकता है, या डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो सकती है, या 3 मिनट का समय लग सकता है। ये कॉस्ट है, ये वेट है। ठीक है, इसी तरीके से 4 से 1 के बीच में पहुंचने के लिए एक एज निकल के आ रही है, और इस एज के ऊपर जो ये 1 लिखा है ये इसका वेट है। अब ये वेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो मिनट के टाइम में हो सकता है, या डिस्टेंस के फॉर्म में हो सकता है, या कॉस्ट के टर्म्स में हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर जो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर अपन तैयार करते हैं ना, जैसे ये गूगल मैप का सॉफ्टवेयर वगैरह डिज़ाइन किया जाता है, तो ये इसी डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसके बाद अब अपने को ये समझना होता है कि जब अपन कोई भी चीज़ तैयार करते हैं, एक आपको प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, आपको डिज़ाइन करना है एक सॉफ्टवेयर, और उसके लिए आप प्रोग्राम तैयार कर रहे हो, प्रोग्राम के लिए आप कोडिंग करते हो, तो कोडिंग में आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कौन सा अपन तैयार करें। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर चुना जाए, वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है। ठीक है, डिटरमाइन द बेसिक ऑपरेशंस दैट मस्ट बी सपोर्टेड, क्वांटिफाई द रिसोर्सेज कांस्टेंट फॉर ईच ऑपरेशन। हर ऑपरेशन के लिए ठीक है कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ते हैं आपको, नियम, रिसोर्स जो है
उनके कंस्ट्रेंट लगाने पड़ते हैं। सेलेक्ट द डेटा स्ट्रक्चर दैट बेस्ट मीट्स दिस रिक्वायरमेंट्स, और इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना पड़ता है जो इन रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ठीक है, तो ये आपका पहला और दूसरा टॉपिक कवर होता है। तो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो पूछ सकता है। इस